नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अशनीर ग्रोवर की किताब दोगलापन के बारे में। ये सिर्फ एक आत्मकथा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किताब भारतीय स्टार्टअप दुनिया की एक, कह सकते हैं, कच्ची तस्वीर पेश करती है। भारत पे के बनने से लेकर अशनीर के बाहर निकलने तक का सफर। हाँ, मतलब इसमें वो सब है, सफलता, अहंकार, बोर्डरूम पॉलिटिक्स, धोखा, एक पूरी कहानी। और ये कहानी अशनीर के नजरिए से है। जाहिर है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज के कॉर्पोरेट माहौल में खरी ईमानदारी चल सकती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। किताब उनके बचपन और पढ़ाई के बारे में क्या बताती है? दिल्ली का एक मिडिल क्लास माहौल। हाँ, पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट, माँ टीचर, मतलब एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद तो थी। लेकिन अशनीर, जैसा किताब बताती है, शुरू से थोड़े अलग थे, बेचैन, नियमों को चुनौती देने वाले। कुछ वैसा ही। और आईआईटी दिल्ली, आईआईएम अहमदाबाद जैसी जगहों को उन्होंने सिर्फ डिग्री पाने की जगह नहीं समझा। अच्छा, क्या मतलब? उनके लिए ये नेटवर्किंग, अवसर और सबसे ज्यादा आत्मविश्वास बनाने के मंच थे। वो कहते भी हैं आईआईटी सफलता नहीं है, ये है एक ब्रांड है। इंटरेस्टिंग, मतलब वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। बिल्कुल, उनका फोकस था वर्ल्ड क्लास बनना, ना कि वर्ल्ड के जैसा दिखना। ये सोच उनके करियर में आगे भी दिखती है। जैसे कि कॉर्पोरेट जॉब्स में कोटाक, अमेरिकन एक्सप्रेस, वहां क्या सीखा उन्होंने? वहां उन्होंने बड़े सिस्टम कैसे काम करते हैं, पैसे और पावर का खेल क्या है, ये सब समझा। बड़े सौदे कैसे होते हैं। लेकिन वहां टिके नहीं। उन्हें लगा कि कॉर्पोरेट कल्चर आराम पसंद लोगों के लिए है, और वो खुद, जैसा वो कहते हैं, अराजकता के लिए बने थे। मतलब कुछ बड़ा, कुछ अपना करने की चाह। और यहीं से स्टार्टअप की दुनिया में एंट्री हुई, ग्रोफर्स के साथ। हाँ, ग्रोफर्स, अब ब्लिंकिट एक अहम पड़ाव था। वहां उन्होंने स्टार्टअप की असलियत देखी, तेज रफ्तार काम, निवेशकों का दबाव, फाउंडर्स की सोच। तो ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, एक तरह का एक्सपोजर था। एग्जैक्टली, वो कहते हैं, सुरक्षित नौकरियां अनुभव देती हैं, स्टार्टअप एक्सपोजर देते हैं। और यहीं से उन्हें अपना कुछ शुरू करने की प्रेरणा मिली। फिर आया भारत पे। इसका आइडिया कैसे आया? क्या ये कोई बहुत बड़ा इनोवेटिव आइडिया था शुरू में? नहीं, और यही दिलचस्प बात है, आइडिया बहुत जमीनी था, छोटे दुकानदारों की असली समस्या से जुड़ा हुआ। जैसे कि वो बहुत सारे क्यूआर कोड्स रखते थे। हाँ, और उन्हें आसानी से क्रेडिट नहीं मिलता था। तो भारत पे का लक्ष्य साफ था, एक असली प्रॉब्लम सॉल्व करना, असली भारत की मदद करना। उनका वो कोड भी है शायद, कि जो स्टार्टअप्स वीसीज को इम्प्रेस करते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। जो स्टार्टअप वास्तविक समस्याओं का समाधान करते हैं, वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने तेजी से प्रोडक्ट बनाया। हाँ, और फोकस इस पर था कि दुकानदार असल में क्या इस्तेमाल करेगा, न कि वो जो निवेशक को फैंसी लगे। क्यूआर कोड तो बस एंट्री पॉइंट था। असली खेल क्रेडिट का था। बिल्कुल, दुकानदारों के यूपीआई लेन-देन के डेटा के आधार पर उन्हें छोटे लोन देना, ये उन तक पहुंचना था जहां बैंक अक्सर मना कर देते थे। ये तो वाकई गेम चेंजर रहा होगा। हाँ, इसने मार्केट को काफी हद तक बदला। और फिर आया शार्क टैंक इंडिया। इसने तो उन्हें घर घर में फेमस कर दिया। उनका वो अंदाज, ये सब दोगलापन है। हाँ, वो डायलॉग बहुत चला। उन्हें लोकप्रियता मिली, लेकिन शायद विवाद भी बढ़े। और किताब बताती है कि यही शोहरत भारत पे के अंदर कुछ तनाव का कारण बनी। हाँ, ऐसा लगता है। प्रसिद्धि ने शायद शक्ति संतुलन बदल दिया। बोर्ड के सदस्य, सहकर्मी, कुछ लोग असहज होने लगे। मतलब सिस्टम बोल्ड फाउंडर्स को तभी तक पसंद करता है जब तक वो सिस्टम के लिए खतरा ना बन जाए। किताब में ये बात उठाई गई है कि वीसीज बोल्ड फाउंडर्स को पसंद करते हैं जब वो कंपनी बना रहे होते हैं, लेकिन जब वो कंट्रोल पर सवाल उठाते हैं तो डर जाते हैं। और इसी माहौल में वो ऑडियो क्लिप लीक हुई कोटक बैंक वाले मामले की। जी, अशनीर ने हमेशा कहा कि ये एक साजिश थी, उन्हें फंसाने के लिए। मीडिया में बहुत हंगामा हुआ। और कंपनी ने भी उनका साथ नहीं दिया इस मामले में। नहीं। इसके बाद एक गवर्नेंस रिव्यू शुरू हुआ। अशनीर इसे बाहर निकालने का एक बहाना मानते हैं। किताब में वो लिखते हैं कि उन्हें लगा कि जिन लोगों को उन्होंने काम पे रखा वही उनके खिलाफ हो गए। हाँ, ये एक तरह से विश्वासघात वाली भावना है जो किताब में दिखती है। अंत में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनका कहना है, संस्थापक कंपनी बनाते हैं, लेकिन जिस क्षण वे असुविधाजनक हो जाते हैं, उन्हें इंटर्न की तरह हटा दिया जाता है। काफी कड़वी बात है ये। हाँ, स्टार्टअप इकोसिस्टम की एक स्याह सच्चाई शायद। तो आखिर में दोगलापन का मतलब क्या है अशनीर के हिसाब से? ये सिर्फ पखंड नहीं है, ये उससे ज्यादा है। ये लोगों के कहने, सोचने और करने के बीच का जो अंतर है वो है। और ये हर जगह मौजूद है, कॉर्पोरेट में भी, बाहर भी।
तो वो मानते हैं कि उन्होंने कंपनी भले ही खो दी, लेकिन अपनी पहचान नहीं खोई। बिल्कुल, वो कहते हैं कि दर्द ने उन्हें और मजबूत बनाया है। उनका संदेश यही है, जुनून से चीजें बनाओ, अपनी इक्विटी की रक्षा करो, स्पष्ट और निडर रहो, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में खुद को मत खो देना। और वो वापसी का इरादा रखते हैं। हाँ, किताब का अंत इसी उम्मीद पर होता है कि वो फिर आएंगे, अपनी शर्तों पर। सफलता अस्थायी हो सकती है, चरित्र स्थायी होता है। तो कुल मिला के दोगलापन सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये महत्वाकांक्षा, मुखरता की कीमत और भारतीय स्टार्टअप जगत की अंदरूनी राजनीति पर एक कमेंट्री है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। क्या आज के प्रोफेशनल माहौल में, जहां हर कोई थोड़ा नकाब पहने रहता है, क्या वहां सीधी बेबाक बात की कोई जगह है? या फिर सफल होने के लिए थोड़ा बहुत दोगलापन जरूरी है? ये एक बड़ा सवाल है। शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो। ये किताब कम से कम इन सवालों को उठाती जरूर है। सही कहा। तो ये थी हमारी चर्चा अशनीर ग्रोवर की किताब दोगलापन पर। शुक्रिया। शुक्रिया।